हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा में। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे सिमुलतला आवासीय विद्यालय मुख्य प्रवेश परीक्षा 2025 में जो दूसरा पेपर जो होता है उसका हम लोग जो है आज पूरे क्वेश्चन का सभी विषय हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन और उसका जो है आंसर देखने वाले हैं कि कैसे जो है लिखा जाएगा आंसर राइटिंग। इसके बारे में हम लोग समझेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे देखते हैं कि ये आंसर कॉपी है जो कि एक बच्चा के द्वारा बनाया हुआ है। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि पेपर 2 जो है लिखा हुआ है। तो ये जो पेपर 2 है यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस करने के दौरान जो है ये बच्चा लिख दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप पेपर 2 का जो है एग्जाम दे रहे होंगे तो उस समय जो है आप पेपर 2 अलग से नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका एग्जाम ही बिल्कुल अलग होगा, अलग टाइम में होगा। तो इसीलिए पेपर 1 पेपर 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी के शुरुआत में ही जो है आपको लिखा जाता है कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम, रोल नंबर, कौन सा पेपर जो है दे रहे हैं, वो सारा चीज़ जो है फिल कर दिया जाता है। यहाँ पर बस सीधा जो है लिखना है कि कौन सा सेक्शन का जो है आप क्वेश्चन का हल कर पा रहे हैं, वो चीज़ जो है केवल यहाँ पे लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर किताब है, जैसे नया वाला किताब कहाँ है, लाओ। जैसे देखिए सब लोग के पास जो है ये किताब जो है चला गया होगा। यहाँ पे ये मेरे द्वारा ही जो है लिखा गया है। यहाँ पे आप जैसे ही पलटेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन जो हमारा संस्थान है ऑफलाइन, वो यहाँ पे जो है पूरा दिया हुआ है। और इस किताब में आप देख पाएंगे कि पूरे जो है 17 गो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। यानी कि उसमें देखा जाए 17 दूना 34, यानी पेपर 1, 2 मिलाकर 34 सेट, यानी कि पूरा होल देखा जाए तो 17 जो है इसमें प्रैक्टिस सेट जो है दिया हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला देंगे तो 34 हो जाए। तो इसमें भी बहुत बढ़िया से जो है सबका जो है सॉल्यूशन जो है किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2025 का सबसे लास्ट में मिलेगा। इसी में से हम क्वेश्चन जो है देख रहे हैं और साथ में जो विद्यार्थी यहाँ पे आंसर जो दिए हैं उसके आंसर को जो है देख रहे हैं। इसमें देखेंगे कि इसमें और क्या जो है सुधार करना चाहिए या लिखा हुआ सही है, उसके बारे में बताएंगे। और इसे देखकर आप लोग भी सीख सकते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका खंड अ के हिंदी के सवाल है। हम रेड पेन ले रहे हैं, समझिए कि जांच हो रहा है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 1 सीधा साधा जो है लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 के हम उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका ये है कि कहाँ चले गया, ननकू के पिताजी कहाँ चले गए थे। तो आप जो है एक कहानी पढ़े होंगे आपके पाठ्य पुस्तक 5वीं कक्षा के कोम्पल, उसमें जो है एक कहानी है ननकू। तो वो ननकू जो है बाढ़ से उसके गांव जो है पूरा तबाह हो जाता है। तो उस बाढ़ से जो है बहुत सारे लोग जो है डूब जाते हैं और उनके पिताजी जो है शहरों में जो है रहते हैं नौकरी करते हुए। तो गांव में बाढ़ की खबर सुनकर वो जो है शहर से गांव की ओर जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो यही बात जो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि ननकू के पिताजी बाढ़ से बचने के लिए पटना जाने वाले पुल पर चले गए। ये थोड़ी है जी, उसका खबर सुनकर जो है वो आया था ना। बाकी जितने भी लोग जो थे वो भले जो है पटना जाने वाली जो सड़क था उस पर सभी लोग जो है अपना बोरिया बिस्तर भैंस गेरू लेके जो है उधर जा रहे थे, लेकिन उनके पिताजी जो है जब शहर रहते थे तो बाढ़ की खबर सुनकर जो है वहाँ से वो कहाँ आ गई, घर आ गई। ये चीज़ जो है इसमें लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है गलती हो जाएगा ऐसे लिखने से। तो इसका एकदम सही जो है आंसर आपका यही होगा कि ननकू के पिताजी शहर में रहते थे तो गांव में बाढ़ के खबर सुनने के पश्चात वह शहर से गांव चले आए थे। ठीक है, ये जो है बात लिखेंगे।
उसके बाद जो है आगे देखिए, मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये दूसरा सवाल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 2, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को। किताब में 27 और 26 दोनों लिखा हुआ है, लेकिन 27 जो है ज़्यादा जो है प्रचलित है। 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के अस्पोजे नगर में जो है हुआ था। ये बात जो है लिख देंगे तो ये 2 अंक के लिए पर्याप्त है, क्योंकि एगो में ई हो गया 1 नंबर के लिए और कहाँ हुआ था वो हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन कह रहा था कि मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका सटीक आंसर केवल हो गया कि कब, मतलब 27 अगस्त 1910 को, और कहाँ, तो यूगोस्लाविया के अस्पोजे नगर में हुआ था। इसके लिए आपको 2 अंक जो है आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो आप नंबर जो है यहाँ पे देखते चलेंगे। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन ये है, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित स्थानों की जो है पूर्ति कीजिए। खड़ी देख अलसी ... मुझे खूब सूझी ... इसी हार को पा खाली स्थान है। तो देखिए खाली स्थान को यहाँ पे आप अंडरलाइन द्वारा ऐसे ऐसे जो है लिख सकते हैं, या इधर भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तक खड़ी देख अलसी लिए शीशे कलसी, इसमें पूरा जो है लिखाएगा कॉमा देके। मुझे खूब सूझी और कॉमा हिलाया झुलाया, इधर लिखाएगा। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, मतलब ये जो है पूरा एक कविता है जिसको इसमें जो है फिल करना है। ठीक है, खाली जगहों पर क्या होगा वो चीज़ लिखना है। तो आपको अगर याद होगा तब ही जो है लिखा पाएगा, अन्यथा जो है ये प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी जो है गलत कर देंगे। इसलिए हर श्लोक को आप 2-3 बार जो है पढ़ के जाएं। एक तुलसीदास और कबीर और रहीम ये सब का जो दोहा है उसको हर हाल में जो है आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि उसमें से एक दोहा जो है आपको जरूर आएगा। ठीक है, और एक पंछी वाला जो है कविता है जो कि आपका 4 क्लास में है, उसको भी एक बार जो है पढ़ लेंगे। 4 क्लास के जो कॉम्पल बुक है उसमें आपको मिलेगा पंछी वाला एक कविता, और उससे गद्यांश भी बनाया जाता है, लेकिन मेंस एग्जाम हो रहा है तो उसमें गद्यांश तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन उससे जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है। ये 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो ये भी जो है एक चैप्टर है 6 क्लास के हिंदी बुक किसले में, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद को 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक के बाद से उन्हें दर्शकों ने हॉकी का जादूगर जो है कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस ओलंपिक खेल में मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी को इतना अच्छे ढंग से खेला कि बढ़िया बढ़िया जो है जो मतलब खेलने वाले थे वो वैसा जो है गोल नहीं कर पाए जो मेजर ध्यानचंद जो है कर पाए थे। तो वहाँ पे जितने भी दर्शक थे इन्हें जो है हॉकी के जादूगर से संबोधित करने लगे, और उसी समय से उस ओलंपिक के बाद उन्हें जो है हॉकी का जादूगर कहना जो है शुरू कर दिया। तो ये बात जो है लिखा हुआ बिल्कुल जो है सही है, तो इसके लिए भी 2 नंबर मिल सकता है। अगला जो है देखिए प्रश्न संख्या 5, इसमें है 5 क्या क्वेश्चन है कि हर्ष प्लस उल्लास और चंद्र प्लस उदय का संधि कीजिए। तो देखिए इनमें 2 शब्द दिया है, एक हर्ष प्लस उल्लास और एक है चंद्र प्लस उदय का संधि करना है। तो संधि ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि हर्ष प्लस उल्लास बराबर हर्षोल्लास, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय, नहीं। इसको जो है हम बताए थे कि अगर इनने वाला कहेगा तो तोड़ के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इधर से इधर अगर बनाने के लिए अगर बोले तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हर्ष प्लस उल्लास, इसको पूरा व्याख्या के साथ उल्लास,
तो यहाँ पे हर्ष में क्या है, अ है, इधर में क्या है, उ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। अब लिखाएगा ह स में हलन प्लस ओ और प्लस में लाश, प्लस में कुछ लिखाएगा लाश, ठीक है, लल्लास। अब देखो हर्ष हलंत है, ओ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हर्षो, ठीक है, लाश है तो लल्लास, तो क्या बन गया, हर्षो लाश। और ये जो है बनाया हुआ रहेगा अगर ऐसे, ये पहला नंबर दे देंगे। दूसरा नंबर जो है चंद्र प्लस उदय, तो चंद्र प्लस उदय ऐसे है, तो यहाँ पे चंद्र में क्या है, अ है, इधर में उ है, दोनों मिलेगा तो ओ बन जाएगा। अब देखिए चंद्र में से अ निकल गया तो आधा द बचेगा, और ये दोनों मिलकर कोची बना है, ओ बना है, और प्लस में दय है तो दय। अब क्या हो जाएगा, चंद्र, क्यों ओ मिलेगा तो द्रो, दय, तो क्या चीज हो गया, चंद्रोदय। इस प्रकार से आपका ये दोनों जो है बनाया हुआ अगर रहेगा तो इसके लिए 1 अंक, इसके लिए 1 अंक, दोनों मिलाकर कुल जो है आपका 2 अंक जो है आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर अब कहेंगे, ये सोच रहे होंगे कि सर वो बनाया हुआ गलती था, तो गलती नहीं है, लेकिन अगर उसके पास 2 कॉपी आ जाए, एक कॉपी में ऐसे बनाया हुआ रहे, एक कॉपी में वैसे बनाया हुआ रहे, तो उसमें नंबर काट लेगा, इसमें 2 में 2 दे देगा, क्योंकि ये एक ढंग से बनाया हुआ है, पूरे हर चीज़ को बताते हुए, और वो है डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ का जो है ध्यान रहना चाहिए। तो इसको आप मान सकते हैं कि 1 ही नंबर जो है इसमें मिल पाएगा, या जो है 1.5 नंबर जो है ऐसा जो है देख सकते हैं, 1.5 ही नंबर, क्योंकि आधा नंबर उसके लिए प्रोसेस के लिए काटा जाएगा, 1.5 नंबर। अगला है प्रश्नोत्तर संख्या 6 कि लट्टू होना। तो लट्टू होना मुहावरे का अर्थ है मोहित होना। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। इधर अगर ब्लैक से लिखते हैं तो इधर आंसर जो है ब्लू से लिखिए, इधर ब्लैक इधर ब्लू। फूला ना समाना, बहुत खुश होना, ठीक है। तो ये दोनों जो है सही है, इसके लिए 2 अंक आराम से मिल सकता है। अगला जो है देख सकते हैं कि क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7 ये है, हम पहले दिखा देते हैं पढ़ के। परोपकार के समान धर्म नहीं, दोहे पाठ के आधार पर कविता यानी कि दोहा लिखना है। तो इस दोहा को पूछ रहा है, परहित सरिस धर्म नहीं, पाई नहीं होता है भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा, पीड़ा इधर में होगा दीर्घाई से, सम अधमाई। तो ये जो है श्लोक लिखने के लिए जो है पूछ रहा था, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि दोहा को आप हर हाल में जो है याद कर लेंगे, पढ़ के एक बार जाएंगे, ताकि वहाँ पे अगर उससे क्वेश्चन आए तो आराम से क्वेश्चन जो है बन जाए, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर सवाल है, 8 नंबर कि लक्ष्मी को विष्णु पोट्टी की कौन सी आदत जो है पसंद नहीं थी। ये प्रश्न संख्या 8। तब विष्णु पोट्टी जो है वो क्या करता था, एक केरल का एक लोक कथा है, जो विष्णु के दानी कहलाने का जो है शौक था, इसीलिए रोज अपने घर पर जो है 4 गो आदमी को बुला के खाना खिलाता था, भले उसके यहाँ जो है कुछ खाने के लिए रहे या न रहे। और उसकी पत्नी जो कि लक्ष्मी नाम था, वो बेचारी जिधर तिधर से मांग के लाती थी कि किसी तरह से हमको जो है पेट जो है चल जाए, गुजारा जो है हो जाए उसके लिए। लेकिन उसका पति जो है 4 गो आदमी बुला के सब खनवे खिला देता था। तो इस बात से ही जो है उसकी पत्नी जो है बहुत ही नाराज रहती थी। तो यही बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि विष्णु पोट्टी रोज 1 या 2 मेहमानों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाते थे, तथा लक्ष्मी को खाना खाने के लिए नहीं मिलता था। यही बात से लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगती थी। ये बिल्कुल जो है सही लिखा हुआ है, और इसके लिए आपका 2 अंक जो है आराम से मिल सकता है। नेक्स्ट जो है देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए क्या है से 9 नंबर है कि लक्ष्मी नहीं अंधेरी नगरी शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है तथा इसके रचनाकार कौन है।
मतलब इसमें दो चीज पूछा जा रहा है, एक विधा और एक जो उसका लेखक। तो इसीलिए लेखक एक बारी तो मेंस में पूरे 6 को पूछ दिया था, एकदम मिलान करना होता है, कैसे से मिलान करो। तो इसीलिए कोम्पल का या किसलय या चौथा क्लास के कोम्पल, इस सब का लेखक जो है एक बार देख के जाना, क्योंकि लेखक से अगर मिलान वाला सवाल अगर पूछ दे तो एकदम समझो कि सोने पे सुहागा। फिर ये में आंसर जो है मिल जाता, खाली ऐसे पाई पार दो, सीधे सीधे लिख दो, उससे खाली हो जाता है। तो अंधेरी नगरी शीर्षक पाठ्य साहित्य की नाट्य विधा है। क्या है? नाट्य विधा है। और इस पाठ के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यहाँ अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ भी अंडरलाइन कर देंगे। इसके लिए आपको 2 अंक आराम से मिल सकता है। अगला है प्रश्न संख्या जो है 10 कि परीक्षा पाठ के आधार पर बताएं कि गुरु जी का क्या नाम था। अब देखिए, एक परीक्षा जो है आपका कोम्पल में लास्ट में एक चैप्टर है, आयुर्वेद के महान जानकार कौन? आचार्य चरक। तो परीक्षा पाठ के आधार पर गुरु जी का नाम आचार्य चरक था तथा ये आयुर्वेद के महान जानकार थे। बिल्कुल जो है सही लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही नंबर के था, लेकिन इसके बारे में अगर एक लाइन और बढ़ा देंगे तो 2 अंक आराम से बन जाता है। इस तरह से आपका सही आंसर इसका 2 अंक आराम से मिल सकता है। अब देख सकते हैं आगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में ये कह रहा है कि आप इसको जो है बहुवचन में लिखें, कहानी और संबंधी को। तो कहानी को क्या हो जाएगा? कहानियाँ, संबंधी के संबंधियों। देखिए यहाँ पे दीर्घाई है, यहू में दीर्घाई नहीं लिख देंगे, ये हर्षाई हो जाता है। अगर कोई दीर्घाई से कोई शब्द अंत हो तो उसका बहुवचन बनाते समय वो ह्रस्व ही हो जाता है। जैसे अगर लड़की है, लड़की तो दीर्घाई से है, इसको बहुवचन बनाएंगे तो कुछ हो जाएगा लड़कियां, तो ये हर्षाई से की लिखाएगा। बकरी है तो बकरियां, तो हर्षाई से लिखाएगा। इस बात को जो है ध्यान देंगे। और ये बनाया हुआ जो है बिल्कुल सही है, इसके लिए भी 2 अंक मिल सकता है। अब आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12 कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? तब पूर्वाहम कहते हैं। अपना मतलब निकालने वाला क्या कहलाता है? मतलबी। तो ये बिल्कुल जो है सही है, इसके लिए भी 2 अंक मिल सकता है। थोड़ा तेजी से जो है चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है। अभी एक ही विषय का जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 13 गो में है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड जो है बढ़ाते हैं। देख सकते हैं आगे 13 नंबर सवाल है कि RMS का अर्थ क्या होता है। तो RMS का अर्थ होता है रेलवे मेल सर्विस। कोई रेलवे मेल सर्विस कहता है तो बिल्कुल गलत है, याद रखना रेलवे मेल सर्विस। और यह एक डाक सेवा की एक विशिष्ट जो है प्रणाली है, जिससे किसी भी चीज़ को अगर किसी जगह पे भेजना है तो उस RMS के जरिए जो है हम कम समयों में भेज सकते हैं। अगला है 14 नंबर सवाल। इसमें क्वेश्चन ये है 14 नंबर कि माँ ने तंग आकर मदन से क्या कहा। कुछ कमाने उमाने के लिए बोला कि माँ ने तंग आकर मदन से कहा कि अब मैं तुझे बैठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा के लाओ। ठीक है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या है 15, आज़ादी में जीवन पाठ के आधार पर बताएं कि जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ जो है आ सकती हैं। वो जल में रहने वाला जीव है, अगर उसको जो है स्थल पर रखा जाए तो उसको क्या क्या समस्या जो है आ सकती है। तो आज़ादी में जीवन पाठ के आधार पर अगर जलीय जीवों को स्थल पर रख दिया जाए तो उन्हें सांस लेने में दिक्कतें होगी, उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा, अंततः वह जो है मर जाएंगे। बिल्कुल एकदम करेक्ट जो है आंसर लिखा हुआ है, और ऐसे ही जो है लिखा ही जाना चाहिए एकदम हर चीज को समझाते हुए। अगला जो है प्रश्न संख्या 16 है कि सोमन अपने गुजारे के लिए क्या करता था। सोमन गुजारे के लिए क्या करता था? तो देखिए सोमन गुजारे के लिए दिन भर गर्मी के मौसम में घूम घूम कर
तार के पंखे बेचता था, तार के पंखे बेचता था। ये भी इसमें थोड़ा सा लिख देते कि वो तार के पंखा जो है कै रुपया में बेचता था, तो कैसे 5 रुपया में 2 गो, तो लिखेंगे 2 जोड़ा 1 जोड़ा। तो कहेंगे सोमन गुजारे के लिए दिन भर गर्मी के मौसम में घूम घूम कर तार के पंखे 5 रुपया में एक जोड़ा जो है बेचता था। ठीक है, तो ये बात को हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा। अगला है प्रश्न संख्या 17 कि परायों का मानक रूप जो है क्या होगा। तब पराये मानक रूप का मतलब मूल रूप लकुटी, लकुटी मतलब होता है लाठी या छड़ी। ये दोहा से लिया गया है। ठीक है, तो उसका जो है शब्दार्थ पूछ रहा है। कहने का मतलब शब्दार्थ कि परायों का शब्दार्थ क्या होगा, तो दूसरा या पराये, लकुटी का मानक रूप लाठी या छड़ी। प्रश्न संख्या 18 कि ये पूछता है क्या है, हाँ, वाक प्रयोग द्वारा अंतर बताएं। एक कूल है, एगो दीर्घऊ से कूल है, मतलब एगो ई वाला कूल है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, केवल मात्रा बदल जाने से। ये कूल है और एक जो है ई वाला कूल है। तो ये दोनों का जो है वाक प्रयोग द्वारा अर्थ बताना है। तो इसको देखो लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, गलत नहीं कर सकते हैं, अच्छा ढंग से नहीं लिखा हुआ है। पहले तो इसको लिखते हैं कि इकूल, इकूल बराबर जो है वंश या जो है खानदान। फिर ई वाला कुल बराबर लिखते हैं ई कुल बराबर किनारा, इतना लिखते हैं। अब लिखते हैं वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। अब इसमें लिखते हैं कि कुल बराबर। अब यहाँ पे अब ऐसे जो है सेंटेंस बनाते हैं कि राजा दशरथ के कुल के सभी लोग नेक थे। ये कुल मतलब लिखते हैं कि नदियों के कुल भैंस चर रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है वाक्य बना सकते थे। तो ये जो है बिल्कुल सही तरीका जो है आपका होता, लेकिन इसमें एक को मैंने हम सब चीज घुसा घुसा के वाक्य का अर्थ सब बता दिए। ये जो आपका ढंग लिखने का सही नहीं है। तो अगर कोई बच्चा अगर ऐसे लिख ले होगा, वैसे लिखल होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला में एकदम बढ़िया से नंबर देगा 2, अगर हमें कुहुक के 1.5 नंबर देगा, कुहुक के, खुश होके नहीं देगा। इसीलिए वो और सुंदरता उसमें भरे। अगला है प्रश्न संख्या जो है 19, निर्देशक में उपसर्ग नीर और सुपुत्र में उपसर्ग सु हो। अच्छा, ये पूछ रहा है कि निर्देशक और सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक में नहीं कह देंगे, कहेंगे निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताना है। आप लिखेंगे निर्देश बराबर नीर, सुपुत्र बराबर सु, ऐसे। ठीक है, इस टाइप के लाइन में लिख के नहीं, नीचे लिख देंगे कि निम्नलिखित शब्दों को, शब्दों में क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। और ए नंबर दे देंगे कि निर्देशक बराबर नीर, सुपुत्र बराबर सु। अगला है 20 जो कि लास्ट सवाल है, ट्रक और स्वर का जो है कुछ करना है, वर्ण खंडन करना है। देखिए कितना एकदम ये नीचे से जो है सवाल पूछ रहा है, जो आप नर्सरी LKG UKG के बच्चा जो है ये सब पढ़ता है। ट्रक, अगर नाम है ट्रक, उच्चारण सही पहले करो, उसके बाद वर्ण खंडन होगा। नहीं तो अगर दे देगा पंचायत का संधि वर्ण खंडन करो, होश खराब हो जाए। कहेगा संगम का जो है करो, संसार का करो, नहीं हो पाएगा तू लोग से। इसीलिए अभी सीखने की जरूरत है। देखिए ट्रक, तो इसको पर ट और र आ रहा है, तो इसीलिए कहेंगे ट हलंत प्लस र, प्लस अ, इतना दूर मिलकर ट्र लिखाता है, इतना दूर मिलकर कुछ लिखाएगा ट्र, क के तो क हलंत प्लस अ, बिल्कुल सही है। स्वर्ग तो स हलंत प्लस स हलंत, आधा तो है, वह के करना है वह हलंत प्लस अ। अर्ग तो देखो र पहले लिखा गया, उसके बाद ग लिखा है, क्योंकि ई आधा पहले र रहता है, वही रेप में बदल रहता है, इसीलिए पहले र फिर ग हलंत प्लस अ, तो पूरा हो गया आपका स्वर। और ये दोनों जो है बिल्कुल सही है, और इसके लिए आपका 2 अंक मिल सकता है। नेक्स्ट जो है देखते हैं अगला इंग्लिश के सवाल जो है देखते हैं। प्रश्न संख्या 1,
इसमें जो है रेमिंग वर्ड पूछ रहा है, किसका? कुक का। तो अंतिम उच्चारण सेम होता है, उसी को रेमिंग वर्ड बोला जाता है। तो बुक, लुक, जो है सुक, ये सब सही है। फिर रेमिंग वर्ड ऑफ ग्लास, ग्लास के लास्ट अंतिम उच्चारण क्या हो रहा है? आस, क्लास, मास, ग्रास, ऐसे हो सकता है। प्रश्न संख्या 2 है, ये कहता है कि टाइगर एक नेशनल एनिमल है, उसके बारे में जो है लिखे, वही ना कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कहाँ चल गया, नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राइट 2 सेंटेंस अबाउट इट। कहता है कि नेशनल एनिमल के बारे में आप 2 लाइन लिखें। द टाइगर इज ए नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया, ही इज वेरी पावरफुल एनिमल। बिल्कुल जो है सही लिखा हुआ है, 2 लाइन, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला जो है देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर कि स्पैरो के बारे में लिखना है। स्पैरो क्या क्वेश्चन है टोटल? हाउ डिड अ स्पैरो बिल्ट देयर नेस्ट। कहता है वो अपना घोंसला, जो हाउस स्पैरो होता है, अपना घोंसला कैसे जो है बनाता है। तो देखिए, कहता है द स्पैरो बिल्ट देयर नेस्ट यूजिंग ग्रास, ट्विंग्स और फेदर्स एंड लीव्स। कि मतलब वो अपना घोंसला जो है घास, ट्विंग, फेदर एंड लीव्स, मतलब वो अपने पंख और पत्तियां, ये सब से वो अपना घोंसला जो है बनाती है। अगला जो है ये खाली स्थान वाला दे दिया है मीनिंग को पूरा करने, जैसे पी दिले है, IS दिले है, एम दिले है, एन दिले है, बाकी जगह जो है खाली जगह है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये ऐसे लिखना जो है अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसका आंसर के रूप में जो हम ऐसे लिखेंगे। जैसे ये आपका खाली स्थान हो गया, तो बराबर लिख दो और लिख दो पूरा एकदम स्पेलिंग, PUNISHMENT। वो खाली स्थान लगा पूरा ऐसे लिख दो। उसके बाद नीचे लिख देंगे आंसर बराबर जो भराएगा UNHET, ई वाला जाकर जो है उत्तर हो, ठीक है। उसके बाद इसको भी वैसे ही करते हैं, जैसे ये टुगेदर है, तब पूरा पहले खाली स्थान बराबर टुगेदर और उसके बाद आंसर बराबर OTHR, ऐसे लिख देंगे। समझ गए इस बात को? अगला है प्रश्न संख्या कितना? 5। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, ये कहता है कि जंबल लेटर है। जंबल लेटर मतलब होता है कि इधर उधर अक्षर को जो है किया हुआ है और उसको सही जगह पे करके एक अर्थपूर्ण जो है शब्द बनाना है। तो देखिए ई वाला जो इधर उधर करल है, एक से जिंगल बनेगा, ई वाला है ऐसे ऐसे करल, इससे फैमिली बनेगा, ठीक है। इसको सरियाएंगे FAMILY इधर से, तो ये फैमिली बन जाएगा अर्थपूर्ण, तो इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। आगे है ये पूरा है कोचिंग है। अगला कहाँ? सफिक्स, एड सफिक्स टू मेक 2 न्यू वर्ड्स यूजिंग फुल। सफिक्स किसको कहते हैं? ये देखो, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। तब प्रीफिक्स मतलब होता है पहले जोड़ना और सफिक्स मतलब होता है बाद में जोड़ना। तो कहता है फूल में सफिक्स जोड़कर एक शब्द बना, यानी फूल में, अच्छा सफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, हाँ, सफिक्स मतलब उपसर्ग और प्रीफिक्स मतलब प्रत्यय। तो आगे जो है फूल में आगे कोई एक मीनिंग जो है जोड़े और उससे जो है एक कोची बनाए, अर्थपूर्ण जो है एक शब्द बनाए। तो फूल है तो इसको इन्हें लिख सकते हैं ब्यूटी, ठीक है, तो पूरा हो जाएगा ब्यूटीफुल। फूल है तो इसमें हेल्प लगा देंगे तो आपका हो जाएगा पूरा हेल्पफुल। तो इस तरह से आपका बन सकता है। नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या कौन सी? 7 कि हैप्पी। तो ये हैप्पी है तो इसका जो है आपका लिखना है कौन सी? साइनोनेम लिखना है। डार्क का भी जो है साइनोनेम लिखना है। तो हैप्पी क्या हो जाएगा? ग्लैड, जॉयफुल, चीयरफुल। डार्क के क्या हो जाएगा? ग्लूमी, डीम, शैडो। तो इसमें देखिए 3 गो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ कह नहीं रहा है कि क्या गो लिखो, है ना। राइट साइनोनेम फॉर द, तो जय गो आपको याद है, उतना को 2 गो 3 गो 3 तक जो है आराम से लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा जानते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जो है मिलान करने वाला है। तो मिलान करने वाला में देख सकते हैं
क्या है, जैसे ही फार्मर है, तब फार्मर मतलब क्या करता है, तो इसमें जो है कैसे लिखा लीजिए, इधर लिखल होगा ना ABC ऐसे, अच्छा आंसर लिखा है, हाँ, तो इसमें जो है ABCD इस तरह से 4 गो जो है दिया हुआ है, इसके सामने सामने जो है आंसर केवल लिखा हुआ है, जैसे फार्मर तो सिकल, टेलर तो स्विंग मशीन, फिशरमैन तो नेट, और कारपेंटर तो कोची सॉ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 9वां नंबर सवाल जो है ये है, देखते हैं 9 नंबर सवाल कि चेंज द प्रेजेंट टेंस इनटू पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि प्रेजेंट टेंस में जो है ना उसको पास्ट टेंस में कुछ करें, चेंज करें। तो पहला है इसमें प्रेजेंट टेंस और कन्वर्ट करना है कुछ में पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे पहला जो है सवाल लिखेंगे सी गोज टू मार्केट, इसको पास्ट टेंस में कैसे लिखेंगे, सी वेंट टू मार्केट। इसके नीचे भी लिख सकते थे कि ये पहला नंबर प्रेजेंट टेंस, ऐसे पहला ये लिख दिए डैश देके यानी लिख देते प्रेजेंट टेंस, और उसके नीचे जो है आंसर में लिखता है आंसर सी वेंट टू मार्केट, तो उसको फिर लिख देते हैं कोस्ट में कुछ पास्ट टेंस। दूसरा नंबर ही कॉल्स मी, तो इसको जो है लिखते हैं ही कॉल्ड मी पास्ट टेंस में। तो ये जो है बिल्कुल सही बनाया हुआ है। प्रश्न संख्या 10, तो इसमें जो है ये पूछ रहा है कि बताओ बेकर जो है किसको कहेंगे, अब फ्लोरिस्ट किसको कहेंगे। ठीक है, ये जो है पूछा जा रहा है। तो बेकर जो है क्या है, ए पर्सन हु बेक्स केक, जो केक को बेचता है बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बेकर। ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर, जो फूल को बेचता है उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत, तो ये भी बिल्कुल जो है सही है और इसके लिए 2 अंक जो है मिलेगा। अगला है प्रश्न संख्या जो है 11, इसमें जो अपोजिट वर्ड जो है पूछा जा रहा है। तो ऑनेस्ट, तो किताब में के जितना भी सिनोनिम है और ये एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड उसको जो है याद कर लेना, उसी में से सिंपल सिंपल जो है पूछा जाएगा। ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। पनिशमेंट, तो पनिशमेंट के क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा, रिवॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है देख, अब ऐसा नहीं कि ये खाली डिसऑनेस्ट है, और जो भी याद है वो सब भी लिख सकते हैं। अगला है, कहता है कि 2 गुड हैबिट फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चे के किन्हीं 2 अच्छी आदतों को लिखे। तो कहेंगे ब्रशिंग टीथ ट्वाइस डेली, मतलब बच्चों को जो है रोज जो है क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। फिर है शेयरिंग टॉयज एंड बिगिन काइंड टू अदर्स, हाँ ये अपने खिलौनों को जो है दूसरों के साथ जो है शेयर करना चाहिए, जिससे क्या होता है एक दूसरे में मतलब दयालु का भाव जो है होता है वो। अगला जो है ये बहुत बढ़िया जो है आदत लिखा हुआ है 2 गो। अब प्रश्न संख्या 13 है कि साइना नेहवाल, हाँ साइना ने हु इज साइना नेहवाल, हु इज साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है कौन है, तो है कि साइना नेहवाल इज ए फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु ब्राउट ग्रेट प्राउड टू द नेशन इन कुछ है इंटेंशनली, मतलब पूरे इंटरनेशनल में खेलने वाला एक प्लेयर है, उस पर जो है बहुत ही गर्व होता है। और साइना नेहवाल जो है क्या है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। ये क्वेश्चन जो है कहाँ से है, तो आपको 6 क्लास के रेडियंस बुक है, बिहार बोर्ड का रेडियंस, उस किताब से क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो उसका हम एक मटेरियल दिए होंगे, उसका पूरा क्वेश्चन लिखकर जो मेन उसमें चैप्टर है, जैसे किसले से कैसे मेन चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ही रेडियंस से भी जो है मेन जो टॉपिक है उससे जो है सवाल पूछा जाता है। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। अगला जो है देखते हैं प्रश्न संख्या 14, इसमें जो है क्या है कि ही हेयर इज एज ब्लैक एज, खाली स्थान को भरना है। तो क्या होगा कि वह कोयल, द बॉल इज, क्या है जी क्वेश्चन पूरा, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें 4 गो जो है यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, और उसमें कोई एक चीज जो है भरना है। 2 गो है क्वेश्चन। हर हेयर इज एज ब्लैक एज, केकर होता है, कोयल का। द बॉल इज एज ब्लू एज स्काई, मतलब ये जो ब्लू जो बॉल है वो किसके जैसा है, स्काई जैसा है।
और जो काला जो अगर बाल है, मतलब उसका बाल जो है काला है, जस्ट लाइक इसके कोयल के समान। हाँ, यानी कि कहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपको डिग्री पढ़ते हैं ना, डिग्री, उससे जो है दिया हुआ। ये पॉजिटिव डिग्री का ये सेंटेंस है, जो दोनों है ये कोची का है, पॉजिटिव डिग्री का है सेंटेंस। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों का जो है सेंटेंस होता है। पॉजिटिव में जो है एज ये सब लगाया हुआ रहता है, कंपैरेटिव में जो है देन का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव में द, और कंपैरेटिव में जो है ईआर लगा के बनाते हैं, और सुपरलेटिव में ईएसटी लगा के बनाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं 15 नंबर सवाल है कि क्या है इसमें क्वेश्चन, हाँ प्रोनाउन चुनना है। 15 नंबर सवाल, रीराइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन नाउन विथ प्रोनाउन। मतलब कहता है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके जगह रिप्लेस करना है, और रिप्लेस क्या कर रहा है, नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जैसे सोनी, इसमें जो है अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके, अरे तो अंडरलाइन का वाला छोड़ दिया, द केक के साथ जो है अंडरलाइन करना है, तो इसको जो है चेंज करके ऐसे लिख देना है। तो सी, तो सोनी के लिए कुछ ही आएगा, सी प्रोनाउन आएगा, वो लिख देना है। केक के लिए जो है कुछ ही आएगा, इट, क्योंकि वो निर्जीव है इसलिए इट वाज डिलीशियस। ये आपको इस तरह से बनाया हुआ होगा, तो बिल्कुल सही है, इसमें अंडरलाइन देना जरूर जो है ना भूलें। अगला जो है प्रश्न संख्या 16 है कि बॉक्स बनाया हुआ है और इसमें से स्पेलिंग जो है खोजना है ना। उसमें से 4 को जो है अर्थपूर्ण मीनिंग जो है ये बताना है। जैसे BUY, बाई भी हो जाएगा, OX ऑक्स भी हो जाएगा, NOT नोट भी हो जाएगा, उसी तरह से BOON बुन भी हो जाएगा, NOT नोट भी हो जाएगा, ये सब। और 4 को मिल गया, जितना मिल सकता है उतना नहीं लिख सकते हैं, जय को लिखने के लिए कहे उतना लिख सकते हैं। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 17, इसमें 17 में जो सवाल है कि यूजिंग द हेल्प बॉक्स, ये बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में इफ बट एंड का जो है नाम दिया हुआ है, और 2 क्वेश्चन है, बर्ड कैन फ्लाई, एनिमल कैन नॉट फ्लाई, यू कैन कम विथ अस, यू लाइक। और इसमें जो है आपको क्या करना है, सेंटेंस बॉक्स कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंस, मतलब इस बॉक्स में क्या स्पेलिंग को यूज करके और सेंटेंस को पूरा करना है। बर्ड्स कैन फ्लाई बट एनिमल कैन नॉट फ्लाई, मतलब पक्षी जो है उड़ सकता है लेकिन जानवर नहीं उड़ सकता है। यू कैन कम विथ अस इफ यू लाइक, तो ये क्या हुआ कि तुम जो है उसके साथ जो है आ सकते हो यदि वह क्या है, पसंद है। अगला जो है प्रश्न उत्तर संख्या जो है 18, यानी प्रश्न संख्या 18। इसमें क्या है, 18 नंबर सवाल है कि राइट सेम साउंड वर्ड फॉर द गिवन वर्ड, वेट और स्टील। इससे जो है एक सेम साउंड वाला, यानी कह सकते हैं रैमिंग वर्ड, ठीक है, वो लिखना है। तो वेट का क्या होगा, वेट ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टील तो स्टील वैसे भी लिख सकते हैं। अगला 19 नंबर सवाल है कि द चाइल्ड, हाँ शिवली फ्लावर वाला था, कि व्हाट डिड द चाइल्ड लोड इन हिज लिटिल बोट, मतलब अपने छोटे से नाव में वह बच्चा जो है मतलब क्या लोड करता था। तो क्या होगा, द चाइल्ड लोडेड द बोट्स विथ शिवली फ्लावर, वो शिवली फ्लावर जो है अपने छोटे से लिटिल बोट पर लोड करता था, ठीक है। लेकिन द चाइल्ड लोडेड द लिटिल बोट्स, जो प्रश्न रहेगा वो पूरा उसको लिखना, लिटिल बोट्स विथ शिवली फ्लावर। अगला है प्रश्न संख्या लास्ट 20 है, कहता व्हाई डिड द जज नॉट गिव मनी टू द बेकर। कहता है कि जज क्यों नहीं उस बेकर को मतलब वो पैसा जो है दिया। यानी कि एक कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है इंग्लिश में, कि स्मेल बेकिंग ब्रेड, हाँ द साउंड ऑफ मनी, ये है। तो वो उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया है, जो ब्लूजम में है। तो देखिए बात ऐसा रहता है, क्योंकि वो गरीब आदमी जो है बस ब्रेड को जो है सूंघता है, उसके लिए चार्ज मांगता है, और उसके लिए पकड़ के उसको जो है कोर्ट में लेके चल जाता है। तो जो जज होता है उस बात को समझता है, तो कहता है कि उसी ढंग से इसको भी जो है न्याय मिलना चाहिए।
तो वैसे ही पैसा जो है गरीब आदमी से ले लेता है और उसको खनखना के सुना देता है कि देखो पैसा तुमको हम दे दिए। जो सूंघने का जो तू चार्ज मांग रहा था वैसे ही खनखनाहट का भी चार्ज होता है और तुमको जो है हो गया, न्याय मिल गया, जाओ, और फिर वापस गरीब को पैसा दे देता है। कहता है कि द जज डिडंट गिव मनी टू द बेकर, ही ओनली जिंगल्ड, जिंगल मतलब होता है खनखनाया, द कॉइन्स टुगेदर, दोनों सिक्के को, ही देन रिटर्न देन द पुअर मैन, और फिर गरीब आदमी को फिर वापस दे देता है। अगला है काम खत्म हो गया, ये आपका 20 जो कि इंग्लिश का भी खत्म हो गया। अब जो है 35 सवाल अभी और है, 20 को अभी साइंस मिलेगा। यहाँ देखिए अब साइंस जो है शुरू हो गया, इसमें भी 20 सवाल मिलेगा और 15 जो सवाल SST के मिलेगा। प्रश्न संख्या 1, इसमें 1 क्या है साइंस का उसको देख सकते हैं कि ईंधन के रूप में, हाँ देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ना 2025 में, एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा था, लंबा लंबा पूछ दिया, लेकिन उसका आंसर जो होता है ना लंबा लंबा नहीं होगा, बस बढ़िया से पढ़ के समझ के अपने से जो है आंसर दे सकते थे। कहीं पे किसी जो किताब में रटने की जरूरत नहीं थी। जिसको समझ जितने ज़्यादा विकसित होगा उतने ज़्यादा वो बढ़िया से अपने शब्दों में लिख सकता है। और ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के किन्हीं 2 उपाय की चर्चा कीजिए। मतलब पेट्रोल और डीजल को खपत जो है कम हो और उसके जगह कोई वैकल्पिक जो है व्यवस्था हो, वो क्या हो सकता है। तो ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के किन्हीं 2 उपाय निम्न हैं, और पॉइंट बना के इसको लिख देंगे। पॉइंट बना के लिखना जो है सबसे बेस्ट जो है तरीका होता है। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें लिखे पहला इलेक्ट्रिक या बैटरी वाले वाहनों का उपयोग करके, है ना, तो उसमें पेट्रोल ये सब नहीं लगेगा, डीजल नहीं लगेगा। दूसरा कि अगर पेट्रोल और डीजल की खपत अगर कम करेंगे जिससे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग करके, मतलब पेट्रोल और डीजल कम उपयोग करेंगे जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, ऊर्जा जो है बचल रहेगा, है ना। तो ये आपका जो है एकदम बिल्कुल जो है सही आंसर जो है लिखा हुआ है, और इसके लिए आपको एकदम आराम से हंस के पूरा 2 नंबर देगा और सबको दिखाएगा भी, देखो ऐसे आंसर लिखाता है, इसको 2 नंबर देना, ऐसे जो है बोले। अगला देखिए कहता है पारदर्शी पदार्थ की क्या मुख्य विशेषता है, पारदर्शी पदार्थ के 2 उदाहरण दें। तब पारदर्शी पदार्थ की मुख्य विशेषता कह के गड़बड़ा देता है। अगर वो डायरेक्ट पूछता पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, मैक्सिमम लोग जानता है, लेकिन कह दिया विशेषता, तो ले सबके दिमाग जो है शून्य हो गया कि विशेषता तो नहीं पढ़े हैं। तो विशेषता मतलब ही वही होता है जो समझ विकसित किए हुए हैं, वो समझ जाएगा। विशेषता का मतलब कुछ ही होता है, उसको विशेषता बताना मतलब उसके बारे में बताना, यानी जस्ट लाइक परिभाषा। तो वही है पारदर्शी पदार्थ, तो विशेषता जैसे जो है उसका डेफिनेशन भी लिखेंगे कि पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता है या स्पष्ट रूप से आर पार देखा जा सकता है। देखो वाह वाह, ये कोई तो इतना ही खाली लिख देगा कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लेकिन ये क्या लिखा है कि पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता है या स्पष्ट रूप से आर पार देखा जा सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जैसे कांच, पानी, वायु, ये सब हो सकता है। एग्जाम्पल में वायु ये सब भी हो सकता है। दुए को पूछ रहा था, दुए को लिखेंगे तो इसके लिए भी 2 नंबर मिल जाएगा। ये तीसरा सवाल है कि कितना दिन में बिचरा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है, कितने दिनों में धान का बिचरा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। तो कहाँ से क्वेश्चन है, पर्यावरण और हम। तो इसमें देखिए कहता है 20 से 30 दिनों में धान का बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है आपका सही आंसर है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। शरीर के पोषण एवं वृद्धि के लिए खाने में कौन कौन सी चीज लेनी चाहिए और क्यों। तो देखिए शरीर के पोषण एवं वृद्धि के लिए विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं खनिज लवण के प्रमुख स्रोत को खाना चाहिए ताकि रोगों से बचा जा सके। खाली रोगों से नहीं बचा जा सके बल्कि शरीर के सभी जैविक क्रियाओं का संचालन हो सके।
देखिए रोगों से खाली बचा जा सके विटामिन और यही खनिज लवण खाएंगे, बाकी ये सब के लिए जो है आपको लिखना होगा कि जैविक क्रियाओं का संचालन ठीक से हो सके, उसमें सब चीज आ जाएगा कि विकास वृद्धि होगा, टूटे फूटे जो उत्तक है उसको मरम्मत करने का काम करेगा, रोगों से भी दूर करेगा, उसमें सब काउंट हो जाएगा। इसीलिए वैसे शब्दों का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा लास्ट वाला लाइन जो है गड़बड़ा दिया, बाकी सब ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है। 5 नंबर सवाल ये है कि हर्बेरियम क्या है। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये आपका पर्यावरण और हम में आपको जो है दिया हुआ है बहुत बढ़िया से पढ़ने के लिए, और इसमें जो है लिखाया भी गया होगा आपके कॉपी में, आप देख सकते हैं। कहता है सूखे पौधे के पत्तियां तथा फूल को कागज के शीट पर लगाकर एक एल्बम तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हर्बेरियम। और इसको प्रदर्शनी के लिए जो है रखा जाता है। कोई आदमी आए तो क्या चीज़ है जी, क्या चीज़ का फूल है, क्या चीज़ का पत्ता है, उसको दिखाने के लिए। अब है अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, यह है कि दलहन की फसल में सिंचाई के जल की कम आवश्यकता क्यों होती है। दलहन की फसल में सिंचाई के जल की आवश्यकता कम क्यों होती है, मतलब दलहन फसल लगाते हैं तो उसको पटाना नहीं पड़ता है ज़्यादा, क्यों, ये पूछ रहा है। तो दलहनी फसलों को अन्य फसलों की तुलना में सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से उनकी जड़ें गहरी तक होती है, जो मिट्टी की गहरी परतों से पानी तक पहुंचती है। और बिल्कुल सुंदर जो है जवाब जो है लिखा हुआ है, और इसके लिए इसको 2 अंक आराम से इसमें मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 7वां नंबर, 7वां 8वां दोनों देख लेंगे यहाँ पे। श्वसन क्रिया में कौन सी कोशिकांग भाग लेती है। तो कहेंगे कि श्वसन क्रिया में कोशिका का एक प्रमुख अंग माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है, जो क्रेब्स चक्र के दौरान ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसे कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। ई वाला लिखेंगे तो ज़्यादा जो है ठीक रहेगा। क्या फिर से सुन लो, कहेंगे श्वसन क्रिया में कोशिका का एक प्रमुख अंग या कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्होंने क्रेब्स चक्र के निर्माण के दौरान ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसी कारण इसे कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। डायरेक्ट नहीं लिख देंगे विद्युत गृह कहा जाता है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कि विद्युत गृह किसको कहा जाता है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसीलिए ये लिखना है कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है 8वां नंबर, डायरिया के समान लक्षण क्या है और इसे कैसे बचाव किया जा सकता है। डायरिया का मतलब कुछ मतलब वही उल्टी होना, दस्त होना, हाँ वो हो जाएगा। तो कहेंगे कि डायरिया की स्थिति में दस्त पतला या पानी जैसा होता है, और बार बार मल परित्याग होता है और उल्टी भी होता है। इसको रोकने के लिए साफ पेयजल, स्वच्छता इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। इससे अच्छा आंसर हम बताएं, कहेंगे उन्हें हंस रहा है कल, कहेंगे कि डायरिया की स्थिति में बार बार उल्टी होना एवं पतला दस्त होना जैसी समस्याएं होती हैं, और इसे रोकने के लिए हमें जो है नींबू, नमक और पानी को गर्म करके जो है पीना चाहिए, जिससे जो है आराम मिल सकता है। ठीक है, ये बात को जो है लिखेंगे। अगला जो है देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर सवाल है कि जानवरों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। तो कहेंगे जानवरों की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख अंग है तथा वे खाद्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, खाद्य जाल लिख देता तो ज़्यादा ठीक रहता। खाद्य जाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जीव जंतु को हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, और वो जो है रहता है, जिसके कारण जो है आहार श्रृंखला बनता है,
उसमें भी वो यूज हो जाता है। जैसे घास है तो घास को बकरी खाया, बकरी को जो है बाघ खा गया, ठीक है। इस तरह से जो है बनता है एक आहार चक्र, तो उसमें भी जो है वो योगदान उसका होता है। अगला जो है कुछ सवाल है प्रश्न संख्या 10 कि वैसा वन जहां जानवर बिना किसी भय के रहते हैं, जिसकी देख रेख सरकार अथवा अन्य संस्था करती है, उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 11, मतलब बिना डर के। इसमें और भी अच्छा से लिखना होता तो ऐसे भी लिख सकते थे कि अभयारण्य का अर्थ ही होता है बिना डर के, है ना। और उसके बाद ये सब लिख देते। देखो इस सब पूरा नोट्स जो है ना उस सब पूरा मैच कर रहा होगा। ये सब पूरा जो है एकदम पढ़ाए थे उस समय, एकदम गजब क्या आया था। आगे जो है देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, कैसे? कहेंगे पहले ये कह रहा है कि मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, कैसे? तो पहले संक्रामक के बारे में बताएंगे कि वो संक्रामक होता क्या है, उसके बारे में बताएंगे कि मलेरिया से भी ऐसे ऐसे होता है, इसलिए वो संक्रामक बीमारी है। तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। अतः यही कारण है मलेरिया रोग एक संक्रामक रोग है। अति उत्तम जवाब, और इसके लिए 2 अंक मिल जाएगा। देखो इसमें ही बताया है कि आखिर संक्रामक होता क्या है और मलेरिया किस टाइप की बीमारी है, तो वो संक्रामक के जैसा अगर है, इसी कारण मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। ये स्पष्ट होना चाहिए एकदम। अगला है कि यहाँ पे देखिए वो है जलवायु परिवर्तन, कहाँ है? 12। कागज से बनी निम्नलिखित आकृतियों में कौन सबसे अस्थाई यानी मजबूत है और कौन, ये दूसरा का आंसर है जी। ये देखिए ये वाला आंसर नहीं है, ये दूसरा का आंसर लिख दिया है, नंबरिंग गड़बड़ है। देखिए आगे इसका 12 नंबर सवाल का आंसर जो इस तरह से हो सकता है कि कागज से बनी निम्नलिखित आकृतियों में कौन सबसे अस्थाई मजबूत है और क्यों? त्रिकोण, वर्ग और बेलनाकार। तो कहेंगे कि बेलनाकार आकृति कागज से बनी बेलनाकार आकृति सबसे अस्थाई यानी कि मजबूत है, क्योंकि बेलनाकार आकृति बनाने से इसका चारों ओर से जो है दबाव कम पड़ता है, जिसके कारण यह जो है मतलब मजबूत होता है। ये ऑब्जेक्टिव बना के लगता है कि इसी बार न पूछा गया है, इसी बार जो है ऑब्जेक्टिव बना के पूछ दिया गया पीटी में। तो ये लिख देंगे। 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर ये प्रकाश संश्लेषण के बाद वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसमें पत्तियों से जल, मतलब ये पूछ रहा था कि वाष्पोत्सर्जन जो है क्या है। 13 प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होता है। ओह, ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस जो है मुक्त होता है। हम ये बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसमें पत्तियों से जल बूंद बूंद होकर जो है नीचे गिरता है, नीचे गिरता नहीं है, वाष्प के रूप में उड़ता है और जल में ऑक्सीजन होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, जो पानी निकला उसी में ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीजन जो है वाष्प बन के उड़ गया और उससे ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होता है। अगला 14 नंबर जो सवाल है कि जल में तैरने वाले पक्षियों के पैरों की बनावट कैसी होती है और क्यों। तो कहेंगे जो पक्षी पानी में तैरते हैं उनके पैरों की बनावट जालीदार होती है, जिससे पानी को वह ढकेलती है तो वह आगे जो है बढ़ती है। 15 नंबर सवाल है नेत्रहीन बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। इसमें 6 उभरे हुए बिंदुओं की एक प्रणाली है। नेत्रहीन बच्चे इन 6 उभरे हुए बिंदुओं को स्पर्श करके पढ़ते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर है कि सौर कुकर की दीवारों और पेंदी को काला रंग से क्यों किया जाता है, मतलब काला रंग क्यों किया जाता है। तो कहेंगे कि सौर कुकर की दीवारों का रंग काला होता है क्योंकि काला रंग प्रकाश एवं ऊष्मा का अवशोषण करता है।
सबसे अधिक करता है, जिससे खाना जो है जल्दी गर्माहट के कारण पक जाता है। 17 नंबर सवाल है कि धान की फसल किस मौसम में बोई जाती है और क्यों? तो कहेंगे कि धान की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, क्योंकि धान की फसल के उपजने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और बरसात का मौसम में अधिक पानी मिल पाती है। इसलिए जो है इसको मतलब बरसात के मौसम जो है ज़्यादा उपयुक्त है। अगला है कि लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो किसी लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए डिब्बाबंदी, पाश्चुरीकरण, रसायनों का जो है प्रयोग, नमक, चीनी का प्रयोग आदि करना चाहिए। ठीक है। अगला है, अब पानी का अंश निकाल देना चाहिए, वो भी लिख देंगे। प्रश्न संख्या जो 19 है, पहाड़ों के ऊपर जैसे जैसे चढ़ते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, क्यों? तो कहेंगे पहाड़ बहुत ऊंचाई तक होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है, इसीलिए पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। 20 नंबर सवाल है जो कि लास्ट है कि पानी में पाए जाने वाले पौधे किस प्रकार के उगते हैं? तो कहेंगे पानी में उगने वाले पौधे जिन्हें हाइड्रोपोनिक जो है पौधे भी कहा जाता है और अपनी जड़ों के माध्यम से पानी से पोषक तत्व और अवशोषित करते हैं। यह प्रक्रिया बिना मिट्टी के बढ़ने की अनुमति देता है और बिल्कुल ये सही जवाब है। अगला जो है सामाजिक विज्ञान का आ गया खंड द यानी सेक्शन नंबर डी और यहाँ प्रश्न संख्या 1 कुछ इस प्रकार से है कि अभयारण्य से आप क्या समझते हैं? वाल्मीकि नगर अभयारण्य पर जो है चर्चा कीजिए। तो देखिए अभयारण्य 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया। तो कहेंगे वैसा वन जहाँ बिना किसी भय के जीव जंतु जो है रहते हैं। भय के रहते हैं कौन? जीव जंतु रहते हैं, जिसकी देखरेख सरकार अथवा अन्य संस्था करती है, उसे अभयारण्य कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज, क्योंकि अब क्वेश्चन का आंसर जो है दूसरा क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ देखो पैराग्राफ चेंज कैसे होता है। ये पूरा लिखा है, जहाँ खत्म हुआ उससे नीचे से लिखो। वाल्मीकि नगर अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। यह अभयारण्य बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र है या बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये लिखेंगे और बिल्कुल जो है एकदम 2 नंबर लाइक जो है आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 2 है जंगल हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये कैसे हमारे लिए लाभदायक है? 1 हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि वे जलवायु नियंत्रण, स्वच्छ हवा, जैव विविधता बनाए रखना, मिट्टी का कटाव रुकना और भोजन इत्यादि देता है। तो ये सही जवाब है। उसके बाद तीसरा नंबर है, फिर से जो है यहाँ पे ब्रेल लिपि पे चर्चा हो गया के बारे में आप क्या जानते हैं या पढ़ने में सहायक कैसे है? तो जो वाला का आंसर था ना वही पूरा लिख दो, आंसर उसका भी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है भवन स्मारक हमें किस प्रकार अपने अतीत के बारे में जानने में मदद करते हैं? भवन स्मारक उस विशेष काल की वास्तुकला के विकास को दर्शाता है। वे उस विशेष काल की सांस्कृतिक प्रवाह को दर्शाते हैं और वे उस विशेष काल की कला की गुणवत्ता को भी जो है दर्शाता है। ठीक है, गुणवत्ता हो, गुणवत्ता नहीं। अगला जो है प्रश्न संख्या 5, रबी एवं खरीफ फसलों से आप क्या समझते हैं? धान एक खरीफ फसल है, कैसे? रबी फसल गर्मी के मौसम में बोया जाता है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, सरसों इत्यादि है। खरीफ फसल वर्षा के मौसम में बोया जाता है। इसके अंतर्गत धान, मक्का, कपास इत्यादि आता है। चूंकि धान एक खरीफ फसल है क्योंकि यह वर्षा के मौसम में बोया जाता है। तो जितना जितना क्वेश्चन कहा रहा था उसके अनुसार जो है आंसर दे दिए, जिसको सटीक आंसर जो है कहा जाता है और इसके लिए बिल्कुल आपका 2 अंक मिल जाएगा। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि हर प्रश्न को 2 तरीका से बनाया है। तो एक ही प्रश्न में 2 तरह के बात पूछ रहा है। इसका मतलब हम आधा देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, जब पूरा का आंसर दे देंगे तब जाकर 2 अंक मिलेगा। तो इस बात को जो आप ध्यान देंगे। अगला है 6 नंबर सवाल कि जल ही जीवन कैसे है? जल ही जीवन का अर्थ है सभी जीवों को जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी हमारे शरीर में पाचन में सहायक, तापमान नियंत्रण में सहायक होता है। अगला है 7 नंबर सवाल कि बिहार प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पर शिक्षा का केंद्र बिंदु था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो बिहार विशेष रूप से प्राचीन काल से ही नालंदा विश्वविद्यालय,
औदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उपस्थिति के कारण शिक्षा के वैश्विक क्षेत्र जो है माना जाता है। यह ठीक बात लिखा हुआ है। अगला जो है 8वां नंबर सवाल है, परंपरागत ईंधन पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। पारंपरिक ईंधन मुख्य रूप से कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस को छोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। 9 नंबर सवाल है कि सिंचाई के परंपरागत एवं आधुनिक साधनों से आप क्या समझते हैं। ये भी जो है आपको क्वेश्चन में VVI लगावल गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, सिंचाई के परंपरागत साधन, सिंचाई के पारंपरिक साधन रहट, नहर, तालाब, पोखर इत्यादि है तथा आधुनिक साधन नलकूप, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र है। लेकिन कहता था कि क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो पहले परिभाषा दोनों को लिखते हैं, उसके साथ साथ उदाहरण लिखते हैं। तो सिंचाई के परंपरागत साधन तो लिख के डैश देते और उसमें लिखते कि सिंचाई के एक वैसा साधन जो हमारे पूर्वजों इस्तेमाल करते थे, जैसे रहट, नहर, तालाब, पोखर आदि। आधुनिक साधन, सिंचाई के आधुनिक साधन, सिंचाई के वैसा साधन जिससे जल की बचत हो, बर्बादी कम हो, इसके लिए नए नए तकनीकी तंत्रों का उपयोग किया जाता है, उसे आधुनिक साधन कहते हैं, जैसे नलकूप, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। ऐसे जाकर इसका पूरा आंसर होता है। दोनों के डिफिनेशन के साथ साथ उसका उदाहरण देना। ये इसके लिए जो है आपको 2 अंक जो है नहीं मिल सकता है, 1 नंबर ही जो है ठीक है इसके लिए। अगला जो है देखें, संक्रामक रोग क्या है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक कैसे फैलता है। उसके कपड़ा इसमें पहनने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ रहने से ये सब फैलता है। तो वही बात जो है आपने लिखा हुआ होगा। वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ये क्वेश्चन को देखो ना, क्वेश्चनों दिया है, आंसरों दिया है, नदल है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। अरे आंसर वो दे दिया, तो वो जान ही रहा है कि संक्रामक रोग है, इसका मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला है। अब कैसे कैसे फैलता है, तो कहेंगे दूसरे व्यक्ति के छुआछूत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खाना खाने से, उसके कपड़ा पहनने से, उसके साथ सोने से, ये जो है माध्यम द्वारा फैलता है, ऐसे लिखेंगे। 11 नंबर है कि प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि में सिल्क मार्ग का क्या महत्व है। तो कहेंगे सिल्क मार्ग से केवल रेशम का ही व्यापार नहीं होता था, बल्कि सोना, हाथी के दांत, विदेशी जानवर और पौधे का भी व्यापार होता था। अब इसको देखिए आगे कि प्रश्न संख्या 12 है कि आज हम जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो कहेंगे आज हम जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, इसकी रोकथाम हम पेड़ों की कटाई को रोककर और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके ये सब किया जा सकता है। अनवीकरणीय ऊर्जा को भी रोक कर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके जो है किया जा सकता है। इसी का आंसर जो था इसमें 12 नंबर में था, विज्ञान के 12 नंबर जो सवाल था उसमें था, तो वो आप लिख सकते हैं। हाँ था जी, ये 12 नंबर जो सवाल था ना, पीले आ गई, यही ये वाला जो है आंसर जो है आपको एकदम सटीक जो है आंसर है। तो ये अब हो गया। अब आगे जो है देखते हैं हम लोग क्या था 12 के बाद 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल जो है देखिए, 13 नंबर कहता है कि सिक्किम प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं से संपन्न प्रदेश है, कैसे। तो सिक्किम प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक एवं, अरे देखो कैसे कैसे लिख दिया, सिक्किम प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक, फिर प्राकृतिक विविधताओं से संपन्न प्रदेश निम्न बातों के लिए है। और बिल्कुल यह सही बात है कि यहाँ पे पॉइंट देकर जो है उसका आंसर बताया गया है। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे साधे, सरल और सहयोगी होते हैं। तो ये जो है आपको जो 3 पॉइंट है ना, एकदम इसमें 4 चांद लगा देता है। अगला जो है प्रश्न संख्या 14 कहता है कि धरहरा की परंपरा पर्यावरण के लिए कैसे लाभदायक है, विवेचना कीजिए।
ये धरहरा कहाँ में है? बांका में पाती है। पीटी एग्जाम में हमारी है बांका। बताओ, यही बता कितना एकदम इजी सवाल है जी। जो लड़की लोग तो ये खास करके वाला पढ़ती थी क्योंकि उसी पे आधारित है, बेटी पर ही। क्योंकि हुआ बेटी घर में अगर जन्म लेता है तो उस पर 10 पेड़ लगाने का जो है परंपरा है, उसी को धरहरा की परंपरा जो है कहते हैं, वो बांका मरती है। बताओ, अब देखिए कहता है धरहरा की परंपरा पर्यावरण के लिए लाभदायक है क्योंकि धरहरा गांव में जब भी किसी घर में बेटी जन्म लेती है उसके घर से 10 पेड़ लगाए जाते हैं जिससे कि पर्यावरण को लाभ होता है। और इस चीज की शुरुआत कौन किए थे? नीतीश कुमार। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो लास्ट है कि पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उससे कैसे निपटते हैं। ये पर्यावरण और हम से हूबहू सवाल को उठा लिया गया है। तो कहेंगे पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला नंबर पॉइंट, अधिक ठंड का सामना करना पड़ता है, आंधी तूफान का सामना, अत्यधिक ऊंचाई तक ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाना, ये सब समस्याएं जो है होती है। और इस प्रकार से बिल्कुल जो है इस विद्यार्थी का कॉपी जो है चेक हुआ और इसमें जो है पूरे जांच के दौरान के नंबर लाइक जो है लगा, बताओ 140, चलो 142 लगा, 142 लाइक लगा। हाँ, क्योंकि जो जो उसमें कमी बता रहे हैं उतना काट छाट कर 142 तक जो है आ सकता है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी जो है आंसर लिखें और जहाँ तक जो है आपको हेल्प जो है चाहिए, आप जो है हमको व्हाट्सएप पे जो है आप लिख के आप भेज सकते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है सर, इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से इसी टाइप के हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और आपके कमियां को जो है बताएंगे ताकि एग्जाम में कोई कमी ना रहे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।